हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है माइक्रोमेरिटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी। ठीक है, जो हमारा जीपैट एंड नाइपैट 2025 का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके अंडर में ये हमारा फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। हमने अभी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट की थी, जिसमें कल मैंने पहला लेक्चर डाला था स्टेट्स ऑफ मैटर का। आज हम माइक्रोमेटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रैश कोर्स के अंदर में हमने फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी स्टार्ट करी है, जिसमें हमने फार्मास्यूटिक्स में पहले फार्माटेक स्टार्ट किया था। फार्माटेक में हमने टैबलेट, कैप्सूल, प्री फॉर्मुलेशन, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ये सारे टॉपिक्स कवर किए विद पीवाईक्यू डिस्कशन। उसके बाद हमने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी, जिसको भी हमने इन डिटेल कवर किया है विद इन 4 लेक्चर्स। प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी हुई है, जाके आप लोग देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अब हमने स्टार्ट किया फिजिकल फार्मेसी, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके देख लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर को पूरा इन डिटेल बताया गया है, और उस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स को भी मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया है, तो वो सारी चीज़ें जाके देख लो। और साथ में फार्माकोलॉजी में भी हमने जनरल फार्माकोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एंटी माइक्रोबियल टॉपिक्स स्टार्ट किए हैं, जिसके वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं, तो एक बार जाके आप उनको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ में अगर आप अभी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और साथ में अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी हमसे जुड़ सकते हो, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पेज भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। इन सारी नोट्स को आप हमारी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, और वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, और साथ में सारे नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से भी एक बार जाके डाउनलोड कर सकते हो जो आपको ज़रूरत हो। ठीक है, तो आ जाओ यार, फिर वीडियो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है माइक्रोमेरिटिक्स, पाउडर रियोलॉजी, काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। और देखो, ये टॉपिक बहुत ही ईजिली खत्म होने वाला है, जल्दी खत्म होने वाला है। उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि इसमें के इस टॉपिक के मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैंने प्री फॉर्मुलेशन का जब मैंने लेक्चर लिया था, तो वहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स इसके कवर करा दिए हैं। एक बार जाके वो वीडियो भी देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें प्री फॉर्मुलेशन का सेकंड लेक्चर जाके चेकआउट कर लेना, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगी। बाकी इस वीडियो में भी हम सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोमेरिटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी। ठीक है, अब माइक्रोमेरिटिक्स क्या होता है? माइक्रोमेरिटिक्स क्या होता है, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि माइक्रोमेरिटिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, इज नोन एज माइक्रोमेटिक्स। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, जो स्मॉल पार्टिकल्स की साइंस या टेक्नोलॉजी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमेटिक्स। अब ये माइक्रोमेटिक्स इसका नाम है, तो माइक्रोमेटिक्स मतलब क्या है कि ये फ्यू माइक्रोन के स्मॉल साइज के साथ ये डील करेगी। ठीक है, माइक्रोमेटिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, और वो उसकी क्या, अप टू फ्यू माइक्रोन साइज, जो पार्टिकल्स है उनकी पार्टिकल साइज कितनी होनी चाहिए, अप टू फ्यू माइक्रोन्स उनकी पार्टिकल साइज होगी। ठीक है, और ये जो माइक्रोमेटिक्स टर्म था, ये हमें दिया था किसने? जोसेफ मैरियस डेला वॉक ने। ठीक है, जोसेफ मैरियस डेला वॉक साहब ने हमें ये टर्म दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 3 मिलीमीटर, और 10 6 मीटर बोल सकते हैं, या इसी को अगर सेंटीमीटर में करेंगे 10 4 सेंटीमीटर, या अबाउट इसको हम लोग 1000 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये टर्म, ये कन्वर्जन आप लोग याद रखो, क्योंकि कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें यूनिट कन्वर्जन में ये काफ़ी हमें हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक इसमें हम लोग कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करते हैं, लाइक पार्टिकल साइज का स्टडी करते हैं, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल शेप एंड सरफेस एरिया, पोरोसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इन सभी चीज़ों की बात हम लोग किसके अंदर में करते हैं? माइक्रोमेरिटिक्स में के अंडर करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे देखेंगे कि क्या होती हैं और कैसे उनको हम लोग स्टडी करने वाले। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एप्लीकेशंस है। सबसे पहले हम लोग इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोमेरिटिक्स। माइक्रोमेरिटिक्स से क्या क्या एप्लीकेशन है, पहले उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे तो रिलीज एंड डिसोल्यूशन। ये रिलीज एंड डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं? अगर पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया जो है वो इन्फ्लुएंस करता है रिलीज ऑफ द ड्रग को और डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग को। कैसे? अगर पार्टिकल साइज छोटा रहेगा तो सरफेस एरिया कितना होगा, जैसे अगर हम पार्टिकल साइज स्मॉल करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे जो उसका डिसोल्यूशन है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अफेक्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन को भी अफेक्ट करते हैं। पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया इन्फ्लुएंस द ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड सब्सिक्वेंटली द थेरेप्टिक एक्शन। लाइक कैसे? कि अगर हम रिडक्शन इन द पार्टिकल साइज कैन इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, लाइक टेट्रासाइक्लिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, सल्फोनामाइड्स, नाइट्रोफ्यूरन, इनके वो एक्शन को बढ़ा देते हैं। फिजिकल स्टेबिलिटी, पार्टिकल साइज इन अ फॉर्मुलेशन इन्फ्लुएंस द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन एंड इमल्सन। अब अगर आप सस्पेंशन और इमल्सन की बात करो
तो वहाँ पे क्या होता है, सस्पेंशन की खासकर अगर हम बात करें तो वहाँ पे पार्टिकल साइज़ क्या होना चाहिए, बहुत पार्टिकल साइज़ अगर हम बड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे सेडिमेंटेशन केकिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे पार्टिकल साइज़ उसकी स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और साथ में जितना स्मॉल पार्टिकल साइज़ होगा, ठीक है, जितना स्मॉल होगा उतनी ही बेटर स्टेबिलिटी देखने को हमें मिलेगी, ठीक है, उतनी ही बेटर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जितना स्मॉलर पार्टिकल साइज उतनी ही बेटर हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी किसी भी ड्रग फॉर डोजेस फॉर्म की, ठीक है ना। और जो लास्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, डोज यूनिफॉर्मिटी। डोज यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, वेट अ मिनट, ठीक है। डोज यूनिफॉर्मिटी, अब देखो डोज यूनिफॉर्मिटी में क्या होता है कि यूनिफॉर्म डोज दाना। अब यूनिफॉर्म डोज कैसे आएगा कि अगर जो पार्टिकल साइज जो होगा वो ऑप्टिमम होगा, उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी, तो जब उसकी गुड फ्लो प्रॉपर्टी होगी ग्रेन्यूल्स और पाउडर्स की, तो उसके बाद वो टैबलेट एंड कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ कि वो हम एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ जो ड्रग डालना चाहेंगे वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ ड्रग हम उसमें डिजोल्व कर सकते हैं। सॉरी, डिजोल्व कर रहा हूँ, वो जो हॉपर और जो फीडिंग मशीन है उसके थ्रू एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ ड्रग जाएगी। और जब डेफिनेट अमाउंट ऑफ ड्रग जाएगी तो जो हर टैबलेट हर कैप्सूल में जो कंटेंट है वो यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ कंटेंट रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे बेसिक बेसिक से इसके एप्लीकेशन है जो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, सारी चीज़ें आपको पता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कि माइक्रोमेटिक्स में हम लोग दो टाइप के पार्ट उसकी दो टाइप के प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करते हैं। माइक्रोमेटिक्स में बेसिकली हम लोग दो टाइप के प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करते हैं। एक होती है हमारे पे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, दूसरी जो होती है वो होती है डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़। अब क्या होती है फंडामेंटल एंड क्या होती है डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़। देखो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, हमारा जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। लाइक हमारा सरफेस एरिया हो गया, पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पार्टिकल नंबर हो गया, पार्टिकल शेप हो गया, ये सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। डिराइव्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की हेल्प से डिराइव की जाए, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की हेल्प से कैलकुलेट की जाए, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं क्या, डिराइव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल पोरोसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, बल्कीनेस हो गया, पार्टिकल वॉल्यूम हो गया, फ्लोएबिलिटी हो गया, ये सारी हमारी क्या है, डिराइव्ड प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये हमारे इनके नाम याद रख लो। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड विच वन ऑफ द इज अ डिराइव्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम एक एक चीज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टिकल साइज के बारे में। एंड पार्टिकल साइज के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायमीटर्स देखते हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार, और मे भी चांसेस हैं कि इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल साइज को हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल साइज को हमें एक्सप्रेस करना है तो पार्टिकल साइज को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, रेडियस या डायमीटर के फॉर्म में हम लोग पार्टिकल साइज को एक्सप्रेस करते हैं। जो हमारा पार्टिकल साइज है उसको हम कैसे बताओगे, तुम किसी पार्टिकल की साइज बताओगे तो कैसे बताओगे कि भाई इसका जो रेडियस है वो इतना माइक्रोमीटर है, तो उसको हम लोग पार्टिकल साइज का रेडियस के फॉर्म में हम लोग उसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है। अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं किसके में, माइक्रोमीटर्स में इसको डिनोट किया जाता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 10⁻6 मीटर मिलीमीटर, सॉरी 10⁻³ मिलीमीटर और 10⁻6 मीटर जो मैंने अभी आपको बताया। और 1 मिलीमीटर को ही हम एक नैनोमीटर, 1 मिली माइक्रोमीटर, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इंक्लूड करने का, इसको आप लोग समझो, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अब यहाँ पे 1 मिली माइक्रोमीटर को ही हम क्या बोल देते हैं, 1 नैनोमीटर बोल देते हैं। और 1 नैनोमीटर होता कितना है, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻6 मिलीमीटर या 10⁻³ माइक्रोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, अगर आप जब कभी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के लिए आते हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है ये सारी चीज़ों से, ठीक। वैसे अभी तो इतने डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि पेन पेपर उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ है, तो वो बेसिक ही क्वेश्चन देंगे, जैसे लाइक लास्ट ईयर जो एक बेसिक सा न्यूमेरिकल दिया था। बट हमको तैयार होके चलना है ताकि ये चीज़ें हमारी टाइम सेविंग रहेंगी, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो इसको हम लोग किसने फॉर्म में बताया, मैंने बताया कि डायमीटर्स के फॉर्म में इसकी स्टडी करते हैं। अब इसमें अलग अलग डायमीटर्स होते हैं। कौन सा, हमारा सरफेस डायमीटर होता है, हमारा वॉल्यूम डायमीटर होता है, प्रोजेक्टेड डायमीटर होता है, स्टोक्स डायमीटर होता है, सीप डायमीटर होता है और वॉल्यूम सरफेस डायमीटर होता है, और एक वन इज एरोडायनेमिक डायमीटर या जिसको एरोसोलाइज्ड सिस्टम भी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सरफेस डायमीटर, इट इज अ डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया एज दैट ऑफ असिमेट्रिक पार्टिकल। अब देखो ये जो सारे डायमीटर्स है ना, इसको मेजर कैसे करते हैं मैं ये आपको बता दूं, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सपोज करो कि हमारे पास, ठीक है, ऐसा हम लोग लेते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, एक एक बेटा एक ऐसा ऐसा करके एक पार्टिकल है, थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा बन गया ये, थोड़ा सही करते हैं इसको, ठीक है। देखो एक सपोज करो कि हमारे पास ऐसा कोई ऐसा 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 एक इरेगुलर सा पार्टिकल है, ठीक है। अब हमें इसका डायमीटर मेजर करना है। अब हम अगर सर्कल ऐसे होता,
ठीक है। तो हमें पता होता कि भाई हम ऐसे करेंगे, ये इसका डायमीटर निकल के आ जाएगा। बट इसका डायमीटर कहाँ से कहाँ तक मेजर करोगे? क्या ऐसे मेजर करोगे या ऐसे मेजर करोगे? हम इसको डायमीटर नहीं मेजर कर सकते। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के डायमीटर्स है। क्या है? सबसे पहले जो हमने देखा कि जो हमारे सबसे पहले डायमीटर कौन सा था? सबसे पहले हमारा था सरफेस डायमीटर। अब सरफेस डायमीटर क्या कह रहा है भाई साहब? सरफेस डायमीटर कह रहा है कि इनका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो सेम हो जाए किसी एक असिमेट्रिक पार्टिकल्स के। मतलब क्या है, इसमें हम लोग इसका डायमीटर मेजर नहीं करते हैं, इसमें हम लोग एक स्फीयर लेते हैं, ऐसे एक स्फीयर लेते हैं, ठीक है। अब जो भी मेजरमेंट करना हो, ये जितने ये सारे डायमीटर जो हैं, ये इस इरेगुलर पार्टिकल के मेजर नहीं हो सकते, तो हम स्फीयर के मेजर करेंगे। अब उसको मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर जितना इस स्फीयर का सरफेस एरिया है और जितना इस पार्टिकल का सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? अभी मैंने प्रीफॉर्म वाले में भी बताया था, 2 मेथड्स होते हैं, और अभी आगे वीडियो में भी मैं बताऊंगा, तो वहां से आप समझ लेना, ठीक है। अब देखो, यहाँ से इसका क्या हुआ कि इसका हम सरफेस एरिया नहीं निकाल पाएंगे, बट इसका जो ए, ये इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम लोग बी बोलते हैं, तो ए का सरफेस एरिया हम नहीं निकाल सकते। मतलब सॉरी, ए का जो पार्टिकल डायमीटर है वो हम नहीं निकाल पाएंगे, बट सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने ए का सरफेस एरिया निकाला और उसको बी से कंपेयर कर दिया। तो अगर ए और बी का सरफेस एरिया कंपेयर हो गया, तो तो जो बी का डायमीटर होगा वही ए का डायमीटर मान लेंगे हम। यही सिंपल सा फंडा है इसका। तो जो बी का डायमीटर, ए का डायमीटर अगर हम सरफेस एरिया कंपेयर करके मानते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस डायमीटर। अगर हम उस सरफेस एरिया की जगह हम क्या करें, हम वॉल्यूम को कंपेयर कर लें, बी का वॉल्यूम, ए का वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को कंपेयर करके मानेंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे वॉल्यूम डायमीटर। अगर हम लोग वॉल्यूम डायमीटर की जगह उसको हम लोग क्या करें कि इस बी पार्टिकल और ए पार्टिकल को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर वो करें, ऑब्जर्व करें, और वहां पे उनकी जो एरिया आ रही है वो सेम आ रही है, तो उसको हम लोग बोल देंगे, उस डायमीटर को बोलेंगे क्या? प्रोजेक्टेड डायमीटर। ठीक। अगर अब जैसे हमने दोनों को क्या किया, दोनों को हमने एक मीडियम में डाला सेडिमेंट होने के लिए। अब दोनों में से अगर दोनों का रेट ऑफ सेडिमेंटेशन सेम आ गया, अब देखो यहाँ मैंने केवल एक ही बताया है, बट यहाँ पे केवल एक नहीं होता है, वहां पे जैसे एक ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, कई सारे से कंपेयर करते हैं, तो फिर जिसका जिसका बराबर आ गया उसके उसके हम डायमीटर के बराबर उसको बता देते हैं। तो अगर जिसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन सेम आया, तो उस कंडीशन में हम लोग उस डायमीटर को बोल देंगे क्या? स्टोक्स डायमीटर। अगर सेम नंबर की सीव से पास हो गया, ठीक है, अलग अलग नंबर की सीव के बारे में हमने डिस्कस किया है साइज सेपरेशन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर में, जाके चेकआउट कर लेना, हेल्प हो जाएगी आपकी काफी, ठीक है। तो अगर सेम नंबर की सीव से पास हो गया तो उसको हम लोग सीव डायमीटर बोल देंगे। अगर डायमीटर ऑफ द स्फीयर दैट हैज द सेम वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो, अगर वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो मतलब वॉल्यूम निकाले और सरफेस एरिया निकाले, दोनों का रेशियो अगर सेम है, तो उसको हम लोग वॉल्यूम सरफेस डायमीटर बोल देंगे, ठीक है। और लास्ट वन जो है वो एरोडायनेमिक या एरोसोलाइज सिस्टम में क्या होता है? डायमीटर ऑफ द स्फीयर हैविंग डेंसिटी इक्वल टू 1 एंड हैविंग द सेम सेटिंग वेलोसिटी एज द एसिमेट्रिक पार्टिकल। मतलब क्या, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि डेंसिटी लेंगे और जो सेटलिंग वेलोसिटी है किसी मीडियम में वो सेम होनी चाहिए, तो उसको उस तरह के डायमीटर को हम लोग बोल देते हैं क्या? एरोडायनेमिक डायमीटर या एरोसोलाइज्ड सिस्टम का डायमीटर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है कि किस तरीके से हम लोग उसको कौन सा डायमीटर मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी, थोड़ा सा वीडियो पीछे करना, फिर से एक बार देखना, क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं क्लियर होता है, मेरे को मैसेज कर देना। कहाँ मैसेज करोगे आप मेरे को? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, उसके थ्रू मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे चीज़ें जो भी डाउट होगा आपकी क्लियर कर दूँगा, ठीक। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टिकल नंबर। अब पार्टिकल नंबर की अगर हम बात करें, तो पार्टिकल नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेट, जो पर यूनिट वेट पे जो नंबर होता है उसी को बोलते हैं पार्टिकल नंबर। और ये एन से वो करता है, जिसको हम लोग किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? डी वी एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम का निकल के आ जाएगा पाई डी वी एन क्यूब बाई 6, और मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो पाई डी वी एन क्यूब रो बाई 6। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर ग्राम जो हमें मिल के आएगा, एन इज इक्वल टू 6 बाई पाई D3 VN रो। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें से पूछा गया था जीपैट 29 में। एक हमारा क्वेश्चन था, क्या था कि इफ मीन वॉल्यूम नंबर डायमीटर पाउडर का दिया था और डेंसिटी दी थी, और उसके बाद उसमें क्या क्या करना था, हमें क्या था, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालना था, ठीक है। तो वो सिंपल सा पार्टिकल था। क्या था क्वेश्चन, मैं तुम्हें बता दूं, ये हमारे किसका 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे हमें ये फॉर्मूला पता हुआ है, यहाँ पे ये पता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो वो DVN की वैल्यू थी, ठीक है, DVN की वैल्यू थी, वो दी हुई थी आपको कितनी? वो दी हुई थी आपको 2.41 माइक्रोमीटर दी हुई थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था डेंसिटी। डेंसिटी मतलब रो की वैल्यू दी हुई थी, वो कितनी दी हुई थी? वो दी हुई थी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे एन पूछा था, तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा 6
अपॉन अगर हम पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू क्या हो जाएगा, ये हमारा 2.41 का होल क्यूब आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, माइक्रोमीटर था ना, वेट अ मिनट, इसको हम लोग चेंज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ देखो यही आपको यहाँ पे चेंजिंग करने का समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ये सेंटीमीटर में दिया है, ये माइक्रोमीटर में दिया, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁻⁴ से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम लोग इसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, और यहाँ से फिर हम इसकी ले आएंगे क्या, क्यूब, और इंटू हमारा क्या है कि हमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, और डेंसिटी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आया था, वो आंसर निकला था आपका, क्या निकल के आया था, तो एन की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी कितनी, वो आई थी 4.55 इंटू 10⁻10। ये नंबर ऑफ पार्टिकल साइज निकल के आया था। ये आपका जीपैट 2019 का क्वेश्चन है। आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, इसी फॉर्मूले पे था, ठीक है। चलो, अब अलग अलग पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने बता दिया, अब जैसे वहाँ पे हमने देखा कि सीप डायमीटर, सेगमेंटेशन डायमीटर, प्रोजेक्टेड डायमीटर, वो सारी चीज़ें थी। अब उसी को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में मैंने इन डिटेल प्री फॉर्म में भी बताया था, आज भी हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, माइक्रोस्कोपी, इससे क्वेश्चन किस किस में, अभी रिसेंटली आपके जो 2021 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, उससे पहले अभी यहाँ पे 2023 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे इसको मेजर करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं, इसको मेजर करने के लिए जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं हमारे कितने, वो होता है हमारे पे माइक्रोस्कोपी एक मेथड है, दूसरा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सीविंग, ठीक है। माइक्रोस्कोपी, दूसरा सीविंग, तीसरा आता है सेडिमेंटेशन, और फोर्थ वन इज कंडक्टिविटी मेथड, ठीक है। ये 4 माइक्रो मेथड्स होता है माइक्रोस्कोपी। या ये यहाँ का यहाँ भी आ गया, तो यहाँ नहीं, यहाँ बस केवल सीविंग रहेगा। वेट अ मिनट, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बस रहेगा सीविंग। चलो, अब सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोपी में। तो माइक्रोस्कोपी में जो पार्टिकल का साइज होता है उसको आपको याद रखना है। अलग अलग माइक्रोस्कोप्स का होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में 0.2 तो 100 माइक्रोमीटर, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोमीटर में 0.012 0.00012 0.1 माइक्रोमीटर, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 0.12 1000 माइक्रोमीटर का होता है। बट आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है सिर्फ मेनली, अगर आप सबका याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप सबका याद नहीं रख सकते तो आपको केवल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का याद रखना है, वो इनफ है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 3-4 चीज़ें होती है, एक अलग अलग डायमीटर मेजर करते हैं, लाइक फेरेट डायमीटर मेजर करते हैं, मार्टिन डायमीटर एंड प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर इसमें मेजर किया जाता है। क्या होते हैं तीनों, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। इट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल मोर देन वन कंपोनेंट, इससे क्या है कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट से अगर पार्टिकल्स है तो वो भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। और हम यह कर सकते हैं कि और एग्लोमेरेट्स भी फॉर्म हो रहे हैं तो भी वहाँ हम इससे पता कर सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि द डायमीटर ऑफ द ऑप्टेन ओनली इन 2 डायमेंशन में ऑप्टेन कर सकते हैं ना, कोई मतलब उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑप्टेन कर हम मेजर कर सकते हैं, बट उसकी डेप्थ मतलब थर्ड डायमेंशन का कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। बस एडवांटेजेस हमारे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स का प्रेजेंस पता कर सकते हैं, और साथ में एग्लोमेरेट्स जो फॉर्म हो रहे हैं, एग्लोमेरेट्स क्या होते हैं, जैसे एक सिंगल पार्टिकल है और अगर कई ढेर सारे पार्टिकल्स यहाँ कंबाइंड हो जाते हैं, इसको एग्लोमेरेट्स बोलते हैं। तो जो एग्लोमेरेट्स फॉर्म हो रहे हैं वो हमें पता लग जाता है इसके थ्रू, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है सीविंग से 50 to 1500 माइक्रोमीटर मैकेनिकल से होता है, और स्टैंडर्ड सीव्स हम यूज़ करते हैं जो एनबी नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के द्वारा कैलिब्रेटेड की जाती है। सेडिमेंटेशन 1 से 2000 माइक्रोमीटर, तो सॉरी 200 माइक्रोमीटर तक, इसमें एंडरसन पिपेट या ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मेथड का यूज़ करते हैं। यही क्वेश्चन था हमारा 2021 का कि कौन सा मेथड यूज़ होता है, तो ग्रेविटी सेडिमेंटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन अल्ट्रा सर्टिफिकेशन का यूज़ करके मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसको हम स्टोक्स डायमीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। स्टोक्स भाई साहब ने इसका इक्वेशन दिया था, क्या इक्वेशन था अभी मैं बताता हूँ आगे आपको। 0.5 to 500 माइक्रोमीटर कंडक्टिविटी मेथड या कूल्टर काउंटर मेथड भी बोलते हैं इसको, कूल्टर करंट रोयो HIAC मेथड बोलते हैं, या स्ट्रीम स्कैनिंग भी इसको बोला जाता है, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम डायमीटर का इसमें मेजर किया जाता है। अभी मैंने बताया ना कि कौन कौन से डायमीटर होते हैं, तो वो उसमें से ये यहाँ से ऐसे पता लगा सकते हो कि कौन कौन सा डायमीटर किस किस के थ्रू मेजर किया जाता है, ठीक है। चलो, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ से आपको याद मेनली क्या रखना है, देखो ये सारी चीज़ें तो रखो, बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं बता दूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, एक मिनट इन सारे को मैं इरेज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, आप PYQ सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होगा, मेथड, उसका साइज रेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इंस्ट्रूमेंट्स में अभी तक हमारा एंडरसन पिपेट से पूछा जा चुका है, और साथ में एंडरसन पिपेट से ही सेडिमेंटेशन से ही पूछा गया है स्टोक्स डायमीटर। तो ये जितनी चीज़ें अभी तक पूछी जा चुकी हैं,
ये इनके रिपीट होने के भी चांसेस हैं, कुछ नई चीज़ें भी पूछी जा सकती है। तो इस टेबल को एकदम अच्छे से रट लो। मैंने प्री फॉर्म में इस टेबल भी बोला था, इस टेबल को अच्छे से याद रखने के लिए, और अभी भी आप याद रख लो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, सेडिमेंटेशन फार्मूला देखेंगे, ठीक है। सेडिमेंटेशन फार्मूला जो कि हमारा स्टोक्स भाई साहब ने दिया था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, क्या सिस्टम है उसका, ठीक है। चलो ये रहा सेडिमेंटेशन फार्मूला। सेडिमेंटेशन फार्मूला इज इक्वल टू 2r² GdS माइनस डी बाई 19 यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन है, g जो है हमारे पास ग्रेविटी है, r जो है वो ड्रॉपलेट का रेडियस है, ds डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्जन फेज, dc डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम या कॉन्टिन्यूअस फेज, बीटा इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फेज। मतलब सिंपल सा सेडिमेंटेशन फार्मूला का ये है कि अगर जैसे हमने एक सस्पेंशन या बनाया, ठीक है, उसमें पार्टिकल्स हमने डाल दिए, इतने सारे ये पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स सेडिमेंट होंगे, ये हमें पता है, बट वो किस वेलोसिटी से सेडिमेंट होंगे, उसी वेलोसिटी को निकालने के लिए सेडिमेंटेशन फार्मूला है। स्टोक्स भाई साहब ने दिया था, स्टोक्स लॉ भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यही इतना सा है, इसको आप लोग याद रखना, अलग से इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। अब देखो जो मैंने बताया था डायमीटर्स, इस डायमीटर से हमारा रिसेंटली 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये अलग अलग डायमीटर के बारे में, ठीक है। अब अलग अलग डायमीटर में क्या होता है, सबसे पहले प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द सेम एरिया एज दैट ऑफ द पार्टिकल। सिंपल सा, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये तीनों डायमीटर हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही ऑब्जर्व करेंगे, तो जो एरिया जो है वो सेम होगा, ठीक है। ऐसा सर्कल का डायमीटर जिसका जो इरेगुलर पार्टिकल के साथ एरिया जो है वो सिमिलर होगा, वही होता है प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, खत्म बात। मार्टिन डायमीटर में क्या होता है कि लेंथ ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द इमेज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, द बाइसेक्टिंग लाइन हैज टेकन पैरेलल टू द फिक्स्ड डायरेक्शन। और फेरेट डायमीटर में क्या होता है, फेरेट मतलब टेंजेंट्स, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, तीनों समझो, प्रोजेक्टेड एरिया तो आपको समझ में आ गया, सेम एरिया होगा। अब मार्टिन और फेरेट में कंफ्यूजन होता है, तो फेरेट में टी आएगा, टी मतलब टेंजेंट्स, तो दो टेंजेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके हिसाब से हम बोलेंगे क्या, फेरेट डायमीटर। अब टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, टेंजेंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेंजेंट होता क्या है ये समझ लो। अब जैसे ये हमने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल में आपको सब समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने एक पार्टिकल हमने लिया था ना, हाँ एक ऐसा, ये मान लो ये हमारा इरेगुलर पार्टिकल, इसका हमें मेजर करना है, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, हमने मेजर किया, अब इसको हम एक सर्कल से कंपेयर करेंगे, तो मान लो कि वो जो सर्कल आ रहा है, ठीक है, वो सर्कल हमारा कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। ओ, ठीक है। अच्छा सर्कल नहीं बना क्या, रुको, इसमें शायद हम खुद से सर्कल बना भी सकते हैं क्या, वेट अ मिनट देखते हैं। और सर्कल नहीं दिया, ये क्या बनाएगा ये, ओके ओके ओके, हाँ हाँ थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर दे भाई, हाँ 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 हाँ, गुड गुड गुड। चलो इस ऐप का ये फ़ायदा अच्छा हुआ कि हम इसमें, यहाँ ठीक है, समझ गया बात को। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मेजरमेंट होगा। अब जैसे ये सर्कल है, तो जो सर्कल की आउटसाइड को टच करते हुए जो लाइंस जाती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, वेट अ मिनट, क्या हो रहा है भाई, ये लाइन भी इसी से बनवानी पड़ेगी क्या, नहीं लाइन तो खुद से खींच सकते हैं ना, थोड़ा टेढ़ा होगा तो चलेगा ना, हाँ ठीक, सीधी आ गई, सीधी, ठीक है, सीधी ही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये होता है हमारा फेरेट डायमीटर, ठीक है। फेरेट डायमीटर ये हो गया, ठीक है, ये हो गया फेरेट बाई साहब का डायमीटर। अब प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर में क्या होता है कि जो जो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक का जो मेजर करेंगे, ये हमारा आएगा क्या, ये है अपना प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक जो बचा वो है मार्टिन डायमीटर। तो मार्टिन भाई साहब ने क्या किया था कि द लेंथ ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द इमेज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो उस पार्टिकल की जो इमेज को बाइसेक्ट कर रहा है उसको सिंपल सा बोल दो मार्टिन डायमीटर, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ से इसको स्टार्ट करो और यहाँ से ऐसे वो करो, ये मार्टिन का डायमीटर हो गया, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, बट आपको याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया कि फेरेट याद रख लो टेंजेंट, प्रोजेक्टेड एरिया याद रख लो उधर, बचा हुआ जो है वो मार्टिन, खत्म बात। चलो तो ये हो गई हमारे पास अलग अलग पार्टिकल डायमीटर्स। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया के बारे में, ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे सरफेस एरिया क्या होता है, क्या सिस्टम होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एज द पार्टिकल साइज डिक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इसी बचपन के क्वेश्चन से एक बार जीपैट में भी क्वेश्चन आ गया था 2014 में, ठीक है। अब सरफेस एरिया डिटरमाइन करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है अपना एडजॉर्प्शन मेथड, दूसरा होता है एयर परमिबिलिटी मेथड। इसके बारे में हमने इन डिटेल बात करी है, कहाँ पे, इसके बारे में हमने इन डिटेल बात करी है प्री फॉर्मुलेशन में, तो वहाँ से भी एक बार इसको देख लेना जाके, बाकी यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। सरफेस एरिया मेथड की बात करें तो दो मेथड होते हैं, एक होता है एडजॉर्प्शन मेथड, दूसरा होता है एयर परमिबिलिटी मेथड। एडजॉर्प्शन मेथड में क्या होता है कि जो हमारा पाउडर है जिसकी सरफेस एरिया मेजर करनी होती है, उस पर क्या करते हैं कि हम लोग नाइट्रोजन को डालते हैं। तो नाइट्रोजन क्या होता है कि उसके ऊपर एड्जॉर्ब होती है और उसके बाद हम उसके थ्रू पास कर लेंगे।
पास करने के बाद फिर हम बाहर से डिटेक्ट करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन पास हुआ है, किसके थ्रू, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर के थ्रू। फिर जितना नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकलेगा उसको वहाँ से हम निकालेंगे एक मोनोलेयर के फॉर्म करने के लिए, और जितना उसका वॉल्यूम यूज हुआ रहेगा वो उससे हम उसकी सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सेम चीज हम करते हैं एयर परमिबिलिटी मेथड में, यहाँ पे हम लोग एयर का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन एडसॉर्प्शन यूजिंग बीईटी इक्वेशन, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज होता है, बीईटी इक्वेशन, और एयर रेजिस्टेंस थ्रू पैड। और यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है पॉस्लीज इक्वेशन और कोजेंसी कारमैन इक्वेशन, ठीक है। कोजेंसी कारमैन इक्वेशन और पॉस्लीज इक्वेशन दो हम लोग यूज करते हैं। अभी दोनों इक्वेशन के बारे में हमने रिसेंटली डिस्कस किया है, किसमें हमने रिसेंटली डिस्कस किया है, लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है, ठीक है। तो बीईटी हमारे पास क्या है, बीईटी का फुल फॉर्म क्या है, बीईटी का फुल फॉर्म है ब्रूनर एमेट टेलर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये देखो इंस्ट्रूमेंट का तो 2022 में पूछा है, इसमें मेंशन है क्वांटा शॉप यूज होते हैं, इसमें फिशर सब्सिफ साइजर यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको इक्वेशंस लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपका क्या था। सबसे पहले भाई साहब थे बीईटी, ठीक है। इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म में दे दी, पूछ लिया गया था किसी एग्जाम में, ठीक है। ब्रूनर, ई से क्या था उसमें, ई से था इमेट, और टी से भाई साहब थे कौन, टेलर, ठीक है। ये बीईटी इक्वेशन ये हमारा यूज होता है एडसॉर्प्शन में। एयर परमिबिलिटी में कौन सा यूज होता है, एयर परमिबिलिटी में यूज होता है पॉस्लेज इक्वेशन, ठीक है। हाँ, पॉस्लेज इक्वेशन। और एक कौन सा यूज होता है, एक होता है कोजेंसी कारमैन इक्वेशन। वेट अ मिनट, कोजेंसी कारमैन इक्वेशन, ठीक है। ये दो इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं एयर परमिबिलिटी में, और बीईटी इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं किसमें, इसमें, ठीक है। तो ये बात थी। अब ये यहाँ से हम लोग फिर हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का खत्म कर दिया सिस्टम। अब हम आगे बढ़ेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा डेराइव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेराइव प्रॉपर्टीज क्या होती है, साइज और डायमीटर is a fundamental property of the particle, जबकि वॉल्यूम, डेंसिटी, पोरोसिटी एटसेट्रा आर द प्रॉपर्टीज derived फ्रॉम द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। मतलब जो हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से डिराइव की जा सकती है वो होती है हमारे पास क्या, वो होती है हमारी डिराइव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डेंसिटी के बारे में। लाइक वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, डिराइव प्रॉपर्टी होगी। और हमारा क्या बोलते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू, इसका भी हमारा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक डिराइव प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अलग अलग डेंसिटीज की बात कर लें। तो डेंसिटी क्या होता है, ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी मतलब मटेरियल इटसेल्फ। इसमें क्या होता है कि सिंपल सा मटेरियल, जैसे हम कैसे बात करें, देखो अगर मैं आपको पहले वॉइड्स का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि वॉइड्स क्या होते हैं। जैसे हमने एक अरेंजमेंट कर ली, ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर हमने ऐसे अरेंजमेंट कर ली, ऐसे अरेंजमेंट कर ली, ठीक है, फिर एक लेयर और लगा लेते, ठीक है। अब ये हमने अरेंजमेंट कर ली, तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स अटैच है, बट जो यहाँ पे बीच का स्पेस है, लाइक ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, जो खाली स्पेस है, ये स्पेस जो है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी स्पेस, और या इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। तो जो ट्रू डेंसिटी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वॉइड्स का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम लोग सिंपल सा मेजर मटेरियल्स की डेंसिटी का मेजर करते हैं, मतलब इसमें वॉइड्स की डेंसिटी मेजर नहीं होती है। और इसमें हमारा जो इसका मेजरमेंट किसके थ्रू करते हैं, इसका मेजरमेंट थ्रू करते हैं हीलियम साइक्लोमीटर के थ्रू इसका मेजरमेंट करते हैं। और ये भी आपका क्वेश्चन था, किसी ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है, शायद 13-14 में किसी में पूछा गया, ठीक है। ग्रेन्यूल डेंसिटी में क्या होता है, इंक्लूड द इंट्रा पार्टिकल पोर्स। इसमें क्या होता है कि इंट्रा पार्टिकल पोर्स का यूज करते हैं। अब इंट्रा पार्टिकल पोर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ इस पर स्फीयर बना दिया, बट कभी अगर मान लो कि ऐसे कोई एक इरेगुलर सा पार्टिकल आ, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको कैसे यूज, इसकी जो डेंसिटी मेजर होगी वो प्रॉपर इस फॉर्म में मेजर होगी। जो ये इंट्रा पार्टिकल, जो इसके बाहर वाले ये जो पोर्स हैं, ठीक है, लाइक ये जो ये एरिया इसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं ग्रेन्यूल की डेंसिटी में, ठीक। और इसको भी हम लोग इसको हम लोग मेजरमेंट जो करते हैं वो मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड से मेजर करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है ग्रेन्यूल वेट अपॉन ग्रेन्यूल वॉल्यूम, इसमें वेट ऑफ पाउडर अपॉन ट्रू वॉल्यूम ऑफ द पाउडर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन इज अ बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी में क्या होता है कि इंक्लूड ऑल द वॉइड्स मेजर द वाया द बल्क डेंसिटी ऑपरेटर्स। अब जैसे ऐसे 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 छोटे छोटे स्पेसेस भी है ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग इन सब की डेंसिटी का मेजर कर लेंगे, ओवरऑल पूरी डेंसिटी का मेजर करेंगे। जितने सारे वॉइड्स हैं सबका इंक्लूड इसमें हो जाएगा, सारे वॉइड्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसका जो मेजरमेंट होता है वो बल्क डेंसिटी ऑपरेटर्स के थ्रू इसको मेजर करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ द पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम, ठीक, समझिए बात को। चलो नेक्स्ट, बल्कीनेस। बल्कीनेस से आपका रिसेंटली 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या होता है बल्कीनेस और उसका क्या क्या रूल होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। तो बल्कीनेस,
बल्कीनेस कुछ नहीं है, सिंपल सा बल्कीनेस मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क डेंसिटी, और यही क्वेश्चन पूछा था। रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क डेंसिटी को बोलते हैं बल्कीनेस, और बल्कीनेस इंक्रीज होगा जितना पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि जितने छोटे छोटे पार्टिकल साइज होंगे वैसे वैसे उसका बल्क जो होगा वो बढ़ता जाएगा। इन अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट साइज हाउएवर द स्मॉलर पार्टिकल्स सिट बिटवीन द लार्जर पार्टिकल्स एंड टेंड टू रिड्यूस द बल्कीनेस। मतलब क्या है, जैसे अगर हम अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स लेंगे और उसमें थोड़ा जो वाइट स्पेस रहेगा, उसमें जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो लार्जर पार्टिकल्स के अंदर शिफ्ट होते जाएंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, बल्कीनेस रिड्यूस हो जाएगा, बल्क को कम करेगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पोरोसिटी। पोरोसिटी और वाइड्स, ठीक है, पोरोसिटी जब हमने वाइड्स की बात की उसी को क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं। वाइड्स ऑफ द पाउडर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वाइड वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम। वाइड वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पोरोसिटी। अब पोरोसिटी क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब वाइड वॉल्यूम हमने बता दिया, बल्क वॉल्यूम। वाइड वॉल्यूम को निकालेंगे कैसे, बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम, उसको हम लोग बोलते हैं वाइड वॉल्यूम। मतलब क्या, जैसे हमने अभी मैंने बताया आपको कि जैसे हमारे ये ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बीच में ये वॉइड्स के स्पेस भी है। अब हम ट्रू वॉल्यूम में क्या करते हैं कि कोई भी वॉइड्स का यूज नहीं करते हैं, केवल पार्टिकल पार्टिकल के उसका यूज़ करेंगे ट्रू वॉल्यूम में। और बल्क वॉल्यूम में हमने बताया कि बल्क वॉल्यूम में हम पूरा ले लेंगे, तो पहले हम ट्रू वॉल्यूम निकालेंगे जैसे पार्टिकल पार्टिकल का, और पहले और बल्क वॉल्यूम निकालेंगे जिसमें से सारा। तो बल्क वॉल्यूम से जब ट्रू वॉल्यूम निकाल देंगे तो जो वॉइड स्पेस है इसकी हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं वॉइड वॉल्यूम, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग वॉइड्स का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, वॉइड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम। और जितना ज़्यादा पोरोसिटी होगी, जितना ज़्यादा वॉइड्स होंगे उतना ही फास्टर डिसोल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉइड्स होंगे मतलब पार्टिकल्स जो है उतने ही लूजली पैक्ड हैं, और जितनी लूजली पैक्ड होते हैं उतना ही उनमें डिसोल्यूशन फास्ट होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब पैकिंग अरेंजमेंट्स की बात कर ले वॉइड्स के हिसाब से, ठीक है, पोरोसिटी या वॉइड्स के हिसाब से। अब किसमें कितनी पैकिंग होती है ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और साथ में मैं बता दूं कि अभी जो हमने डायमेंशन की बात की कि पोरोसिटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, वो भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पैकिंग अरेंजमेंट की बात करें तो जो क्लोज पैकिंग या रोम्बोहेड्रल पैकिंग होती है उसमें क्या होता है, 26% पोरोसिटी होती है। लूज पैकिंग जो क्यूबिक पैकिंग होती है उसमें 48% पोरोसिटी होती है। और जो हमारी वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं उसमें लेस देन 30%, और एग्रीगेशन या जो फ्लॉक्स बनते हैं उसमें होता है ग्रेटर देन 50% की पोरोसिटी होती है। मतलब जो सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग होती है उसमें 26% की वो होती है, और जो सबसे लूजेस्ट पैकिंग होती है उसमें 48% की वो होती है, पोरोसिटी होती है। इन एक सेंटेंस में आपको इतना याद रखना है, जो जो सबसे क्लोजेस्ट होती है उसमें 26% की पोरोसिटी होती है, और जो सबसे लूजेस्ट होती है उसमें कितनी परसेंट की होती है, उसमें हमारी 48% की होती है। ठीक, चलो ये हो गई हमारे किसके बारे में, हमने बात कर ली पैकिंग अरेंजमेंट्स के बारे में एज पर द वॉइड स्पेस या पोरोसिटी। अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, अब हम आगे बात करेंगे फ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे फ्लो प्रॉपर्टीज कैसे मेजर करते हैं, क्या होती है फ्लो प्रॉपर्टीज, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। फ्लो प्रॉपर्टीज, फ्लो एबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द पाउडर टू फ्लो थ्रू द रिलेबल। अब इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द, सिंपल सी बात है कि मतलब क्या है कि जो रिलायबली फ्लो हो जाए वही होता है हमारा फ्लो प्रॉपर्टीज। फ्लो करने की एबिलिटी, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है। इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द मिक्सिंग एंड डिमिक्सिंग ऑफ द पाउडर। द रेट ऑफ द फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर रेज टू द पावर 6। ठीक है, जो रेट ऑफ द फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के थर्ड पावर के। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप भूल जाते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या याद रखना। ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द पार्टिकल के शेप पे, साइज पे, डेंसिटी पे, इस सब चीज़ों पे फ्लो प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग फ्लो प्रॉपर्टी मेजर करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो होता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम मेजर करते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 12 में, 13 में, 17 में, 18 में ना, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज की अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ रिपोज इट इज यूजली डिटरमाइंड बाय द फिक्स फनल मेथड। मेनली हम लोग इसको किसको डिटरमाइन करते हैं, फिक्स्ड फनल मेथड। वो क्या होता है, नीचे डायग्राम में बना है। एंड मेजर द फ्लो एबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स एंड ग्रेनुल्स की फ्लो एबिलिटी को मेजर करते हैं इसमें, सिंपल सी बात है एंगल ऑफ रिपोज की। उसके बाद क्या होता है कि द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल बिटवीन द सर्फेस ऑफ द पाइल एंड द पाउडर ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब क्या, देखो सिंपल सा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर आप समझो। देखो जो यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो आप लोग, ये होता है पूरा का पूरा फिक्स्ड फनल मेथड है जिससे हम लोग मेजर करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ हमने फनल में क्या करेंगे, हम पाउडर को डालेंगे, और पाउडर का एक यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे एक पाइल टाइप का बन गया। ठीक है, अब ये जो पाइल है, इस पाइल ये और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये पाइल है। अब यहाँ से कुछ ऐसे करके एक वेट अ मिनट, ज़्यादा ही वो हो रहा है, ठीक है, वेट अ मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऐसे करके एंगल बन रहा होगा, ठीक है, सॉरी ये तो 90 डिग्री बना दिया मैंने, 90 डिग्री नहीं बनेगा ना यहाँ, वेट अ मिनट, देखो हाँ, चलो यहाँ पे जैसे ये पाइल बन गया अपना, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको बात करें तो ये हमारा ये बेस हो गया, और यहाँ से ऐसे इनके बीच में कुछ ना कुछ एक एंगल बन रहा होगा। ये जो एंगल होता है इसी में को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसी को मेजर करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यही पूरा इसका सेटअप है,
इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो, द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल बिटवीन द surface of the pile to of the powder to the horizontal plane. Rougher or more irregular surface, higher will be the angle of repose. जितना रफ या irregular surface होगा, angle of repose उतना ही ज़्यादा होगा, ये आपको पता होना चाहिए. For API of approximately small particle size, the angle of repose will increase with the departure of the spherical shape. मतलब जैसे जैसे उसका शेप irregular होगा, angle of repose बढ़ता जाएगा. Free flowing powder should flatter cone have small angle of repose. जो free flowing powder होता है उस angle of repose कम होता है. और अगर एंगल ऑफ रिपोज 50 से ज़्यादा हो जाए तो जो पाउडर है वो रेयरली एक्सेप्टेबल फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस. क्यों? क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आपको कि उसका जो फ्लो प्रॉपर्टीज हो जाती है वो वेरी पुअर कैटेगरी में चली जाती है, ठीक. चलो, ये मेथड है. अदर जो मतलब इसको जो मेजर करने के 3 मेथड है. कौन कौन सा है? फिक्स्ड कोन मेथड, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड और तीसरा है टिल्टेड बॉक्स मेथड. बस आपको नाम पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ खास पूछा नहीं जाता है. अब देखो यहाँ पे जो मैंने एंगल की बात की, तो एंगल को हम कैलकुलेट किस फॉर्मूला से करते हैं? एंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू h बाई आर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मिनट, ओके, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h बाई आर, ये भी लिखा जा सकता है. और ये हमारा 2018 का क्वेश्चन था, जीपैट 2020, जहाँ पे थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज है, h और r जो है वो h जो है हाइट है, r जो है वो रेडियस ऑफ द पाउडर है, ठीक. सिंपल से बात हो गई, ठीक है. चलो, अब एंगल ऑफ रिपोज को जो देखो उसकी जो वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग पाउडर के फ्लो को डिटरमाइन करेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज की क्या वैल्यू है और पाउडर का फ्लो क्या आ रहा है. तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू अगर 25 टू 30 के बीच में आई तो मतलब पाउडर फ्लो जो है वो एक्सीलेंट पाउडर फ्लो है, बढ़िया है. 31 से 35 के बीच में आई तो गुड पाउडर फ्लो है. अगर 36 से 40 के बीच में आई तो फेयर है. 41 से 45 के बीच में आई तो पासेबल है, पास किया जा सकता है. 46 से 55 के बीच में आई तो वो पुअर कैटेगरी में चला जाएगा. 56 से 65 के बीच में आई तो वो वेरी पुअर हो जाएगा. और मोर देन 66 आई तो वेरी वेरी पुअर हो जाएगा, ठीक है. अब अभी हमने देखा कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि 50 के ऊपर गई तो वो पुअर फ्लो प्रॉपर्टी चली जाती है और हम लोग उसको फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं करते, ठीक. ये वैल्यूज आपको याद रखनी है. ये टेबल, एक जो नेक्स्ट टेबल अभी कार्स इंडेक्स और हॉसनर रेशियो का बताएंगे वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है. तो ये बात हो गई हमारे क्या, एंगल ऑफ रिपोज. इसी में एक आता है क्या कि डिस्पर्सिबिलिटी. डिस्पर्सिबिलिटी क्या होती है कि द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू फ्लो और इजीली ओवर अ प्लेन, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिबिलिटी. उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लोग वॉच ग्लास में सैंपल लेके कैलकुलेट करते हैं. वेट ऑफ द पाउडर इन अ वॉच ग्लास अपॉन इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल इनटू 100, ठीक है. ये डिस्पर्सिबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप याद रखोगे तो अच्छी बात है, भूल जाओगे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है. भूल जाना सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है. जब भूलोगे तभी तो दोबारा पढ़ोगे. इस साल भूलोगे तो नेक्स्ट ईयर फिर तैयारी करोगे, तो इसीलिए इस साल भूलना नहीं है. अब कार्स इंडेक्स को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं. इसको हम लोग, इसका जो होता है इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द रिलेटिव फ्लो रेट, कोहेसिवनेस, पार्टिकल साइज, शेप एंड उससे रिलेट किया है. इन अ फ्री फ्लोइंग पाउडर द बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी वुड बी क्लोज इन वैल्यू, इसलिए कार्स. अब देखो सिंपल सी बात है, कार्स इंडेक्स का पहले फॉर्मूला समझो. कार्स इंडेक्स इज इक्वल टू 100 इंटू, ये परसेंट में आता है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया है. बाकी आप टैप माइनस बल्क अपॉन टैप डेंसिटी, ठीक है. अब यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है आपको कि क्या है कि टैप पहले लगाना है बल्क पहले लगाना है, ये कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी लोगों को, ठीक है. तो उसके लिए क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने कैसे याद दिया था, यहाँ पे एक और चीज़ है. यहाँ पे देखो हॉसनर रेशियो है. हॉसनर रेशियो में भी क्या था कि टैप पहले थी बल्क बाद में थी, और एक दो बार मेरे क्वेश्चन इससे गलत हुए थे. मे बी आप लोगों में से भी किसी के हो रहे हों. अगर हो नहीं हो रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर हो रहे हैं तो आपको कैसे याद रखना है कि हॉसनर जो है उसको हमें थप्पड़ मारना है, ठीक है. हॉसनर को हमें क्या मारना है? थप्पड़ मारना है, क्योंकि वो गलत हो रहा है. तो थप्पड़ मतलब टैप पहले आ जाएगा, ठीक है. सिंपल सी बात है, आप इससे याद रख सकते हो, ठीक है. चलो, तो कार्स इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है टैप माइनस बल्क अपॉन टैप डेंसिटी, और इसका जो बल्क डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन बल्क वॉल्यूम, और टैप डेंसिटी वेट अपॉन टैप वॉल्यूम, ठीक है. सिंपल सी बात. हॉसनर रेशियो का बताया मैंने क्या होता है. हॉसनर रेशियो रिलेटेड टू इंटर पार्टिकल फ्रैक्शन, सो इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज. कोर्स और फ्री फ्लोइंग के लिए इसकी वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली 1.2 होती है. ग्रेटर द हॉसनर रेशियो मोर कोहेसिव विल द पाउडर फ्लो एंड फ्लोएबिलिटी विल बी द रिड्यूस. मतलब इन सब में इनकी वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा फ्लो प्रॉपर्टीज जो होगी वो घटती जाएगी. सिंपल सी इसी बात है. ये रहा आपका एक कंपैरेटिव चार्ट, किसमें? फ्लो डिस्क्रिप्शन. कंप्रेसिबिलिटी मतलब ये हमारा कार्स इंडेक्स हो गया, ये हो गया हॉसनर रेशियो. अगर 5 से 15 के बीच में, 5 to 15 के बीच में है हमारा कंप्रेसिबिलिटी कार्स इंडेक्स, तो एक्सीलेंट फ्लो है. और हॉसनर रेशियो वहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 to 1.11 के बीच में होना चाहिए. 12 to 16 गुड फ्लो, 1.12 to 1.18. 18 to 21 फेयर टू पॉसिबल, 1.19 to 1.34. 25 to 35, सॉरी 23 to 35 यहाँ पे पुअर, एंड 1.35 to 1.45. 33 to 38 वेरी पुअर, either 1.46 to 1.59. more than 40 एक्सट्रीमली पुअर, और more than 1.6 इज एक्सट्रीमली पुअर फॉर पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज, ठीक है.
तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे आज के लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, बेसिक से टॉपिक्स हैं। क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लोएबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट कर सकता है, पार्टिकल शेप एंड टेक्सचर अफेक्ट करता है, और सरफेस फोर्सेज जो है वो भी अफेक्ट करते हैं। अब फ्लो प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, हम पार्टिकल के साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अल्टर करें, पार्टिकल के शेप एंड टेक्सचर को अल्टर कर सकते हैं, सरफेस फोर्सेज को अल्टर कर सकते हैं, और हम फॉर्मुलेशन एडिटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लो एक्टिवेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा कुछ है फैक्टर्स जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज कंप्लीट माइक्रोमेरिटिक्स। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कैसे लगी चीज़ें। ठीक है, आज मैंने कुछ नया ट्राई किया था इसको पीडीएफ के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा राइटिंग स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये कैसा लग रहा है आपको, ये जो इंटरफेस है ये कैसा है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, बाकी हम लोग बहुत जल्दी फिजिकल फार्मेसी भी कंप्लीट कर देंगे, और मैंने बताया आपको 25 अप्रैल के पहले मैं आपके मेजर सब्जेक्ट्स लाइक आपके फार्माकोलॉजी हो गई, फार्मास्यूटिक्स हो गई, फार्माकोग्नोसी हो गई, ये सारे तो मैं कंप्लीट करा दूंगा। बाकी और जो छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक यूरिस्प्रूडेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो डिस्कस कर ही रहेंगे। साथ में जैसे मैंने लास्ट लेक्चर भी बोला था कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की शॉर्ट वीडियो सीरीज़ आने वाली है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वीक मंडे से हमारे एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पे, तो उसी वजह से थोड़ा सा वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, बट एग्ज़ाम 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग सारी चीज़ें जो हैं वो सारी फिर प्लान्ड हैं, उसको हम लोग फिर से कवर करेंगे, और 25 अप्रैल से पहले मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर करा देंगे। और उसके लास्ट जो 1 मंथ रहेगा 25 टू 25 में, उसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस फुल एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो फिर कैसी लग रही वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स, टाइमिंग, सारी अपडेट्स मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ही डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोट्स हैं भी हैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स के पीडीएफ्स और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग की वहाँ पता है आपके वहाँ पे है। नोट्स के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पेज भी हमारा जाके फॉलो कर लें। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।